Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Afnan Bakht, your physics teacher. In today's lecture, we will discuss conceptual questions of chapter 11, that is electrostatics. So, let us get straight into it. Now, the first short question is, the electric potential is constant through a given region of space. Is the electric field zero or non-zero in this region? Explain. Now, पहला short question आपसे क्या कह रहा है कि हमारे पास एक स्पेस है, एक रीजन है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो. सो इफ आई कैन राइट इट ओवर हियर, द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन इज कि डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो. राइट डियर स्टूडेंट्स. नाउ व्हाट ही आस्क्स फर्दर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन. अगर तो एक ऐसा रीजन है जहां पर डेल्टा वी की वैल्यू जीरो है, तो क्या वहां पर ई की वैल्यू का जीरो होना मस्ट है? राइट, ये आपसे पूछा जा रहा है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. सो योर आंसर शुड बी कि द इलेक्ट्रिक फील्ड मे और मे नॉट बी जीरो इफ द पोटेंशियल इज कांस्टेंट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो इन गिवन रीजन. तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आती हैं. हमारे पास एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, यानी कि पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो भी आ सकता है. और हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो होने के बावजूद वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत होगी वो नॉन जीरो होगी. राइट डियर स्टूडेंट्स. सो दोनों ही का हवाला आपने देना है, जिसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं. नाउ द फर्स्ट केस इज ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर. और यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का जो इनसाइड रीजन है, राइट, अगर मैं यहां पर लिख लूं द इनसाइड रीजन. सो इनसाइड रीजन में हमने ये प्रूफ किया था कि फ्रॉम गॉसेस लॉ दैट इनसाइड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो होगा तो फ्रॉम अ पोटेंशियल ग्रेडियंट हम कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा R. राइट. सो यहां पर जीरो पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो. तो याद रखिएगा यहां पर हर एक पॉइंट का आपस में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है. ना इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि यहां पर पोटेंशियल जीरो है, दोनों में फर्क है. यहां पर पोटेंशियल नॉन जीरो है हर एक पॉइंट पर, लेकिन नॉन जीरो कुछ इस तरह से है कि तमाम पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है. सो किसी भी पॉइंट का किसी दूसरे पॉइंट से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहा. सो इन दिस सिचुएशन द पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो जीरो. राइट. नाउ देयर इज अनदर सिचुएशन कि वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन जीरो होगा. जस्ट लाइक द फील्ड, द यूनिफॉर्म फील्ड आई शुड से, एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स, जिस तरह के कैपेसिटर में होता है. फॉर एग्जांपल, अगर यहां पर मैं लाइन ड्रॉ करूं, लेट अस से this or this or this. Now these lines are actually equipotential lines. क्यों? Because इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल की वही वैल्यू है. याद रखिएगा, बिकॉज ये वाला पॉइंट पॉजिटिव से जितना दूर है, ये वाला पॉइंट भी पॉजिटिव से उतनी ही दूरी पर है. सिमिलरली ये वाला पॉइंट नेगेटिव से जितनी दूरी पर है, ये वाला पॉइंट भी नेगेटिव से उतनी ही दूरी पर है. सो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आपको नजर आएंगे उन तमाम के ऊपर पोटेंशियल की एक कांस्टेंट वैल्यू होगी. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. सो दिस इज इक्विपोटेंशियल लाइन. सो इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर वो मैं ड्रॉ करूं, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाइंस इज एक्चुअली इक्वल टू जीरो. राइट. सो अब देखते हैं कि यहां पर इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, लेकिन क्या यहां पर फील्ड की शिद्दत में आपको कोई ऐसी चीज नजर आ रही है कि वो जीरो है? राइट. नो. सो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो. सो व्हाट्स द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देन? क्या ये इक्वेशन जो है, क्या ये गलत हुआ फिर कि यहां पर हम जीरो पुट करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड फिर भी नॉन जीरो आ रहा है? नहीं डियर स्टूडेंट्स, हमने इसको थोड़ा सा अरेंज करना है. कैसे अरेंज करेंगे कि इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि डेल्टा V is actually equal to E into delta R. Now delta R is actually a vector quantity. तो अगर मैं इधर से इधर तक जा रहा हूं, right, तो it will be like this, right? So it is like this
सो हम कह सकते हैं कि एक्चुअली डेल्टा वी जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डेल्टा आर वेक्टर के दरमियान डॉट प्रोडक्ट से हमारे पास आता है। सो यहां पर जब डॉट प्रोडक्ट होगा, सो इट विल बी डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डेल्टा आर cos of theta, where theta is the angle between E and delta R. तो यहां पर अगर आप देख लो, अगर डेल्टा V ने 0 होना है, राइट, सो वो यहां पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की 0 होने की वजह से नहीं हो सकता, बल्कि वो इन दोनों की वजह से भी 0 हो सकता है। अब यहां पर अगर आप देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड तो है यहां पर। डेल्टा आर इज आल्सो नॉन जीरो बिकॉज मैंने 2 पॉइंट्स लिए हैं, राइट, मैं एक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया हूं, सो डेल्टा आर की जो वैल्यू है वो एक नॉन जीरो वैल्यू है, राइट, तो ये भी 0 नहीं हुआ। लेकिन अगर आप देख लो, सो डेल्टा आर एक्चुअली ऐसे है, राइट, और फील्ड एक्चुअली ऐसे है। अगर आप देख लो, दिस इज डेल्टा आर एंड दिस इज फील्ड, सो दरमियान में जो एंगल बनता है वो एक्चुअली बन रहा है 90 डिग्री, और जब मैं cos में 90 पुट करता हूं तो cos की वैल्यू 0 पे चली जाती है। सो यहां पर अगर आप देख लो, डेल्टा वी इज एक्चुअली इक्वल टू 0 because of the angle between delta R and E, but E is not 0, right dear students? So आपके पास 2 केसेस आ जाते हैं और आपने दोनों को ही एक्सप्लेन करना होगा, right? और शुरू में आपने ये कह देना होगा कि the electric field may be or may not be 0 in a region कि जहां पर potential difference क्या है, 0, या potential क्या है, एक constant value है उसकी। ठीक है dear students? फिर जहां पर potential difference 0 होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा, तो आपने वो वाला केस भी डिस्कस करना है, यानी कि द इनसाइड रीजन ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। एंड सिमिलरली जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस के 0 होने के बावजूद इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन 0 है, तो वो केस भी आपने यहां पर डिस्कस करना है अलोंग विद दिस इक्वेशन, राइट, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो दिस वाज आवर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट इफ अ पॉइंट चार्ज Q of mass m is released in a non-uniform electric field, right, with the field lines pointing in the same direction. This is very important. Non-uniform field, but the field lines pointing in the same direction. Will it make a rectilinear motion? क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा? रेक्टिलिनियर मोशन मींस स्ट्रेट लाइन मोशन। सो हम क्या कर सकते हैं, हम यही केस डिस्कस कर सकते हैं। अगर इसको मैं थोड़ा सा वाइप आउट कर लूं, राइट, यहां पर अगर मैं इस फील्ड को देखूं, सो ये जो फील्ड आपके पास बन रहा है, ये आपके पास एक यूनिफॉर्म फील्ड है, राइट, लेकिन क्वेश्चन में कौन सा फील्ड दिया गया है, नॉन यूनिफॉर्म, राइट, लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि फील्ड लाइंस पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। सो यहां पर आपने क्या कह देना है कि यहां पर जो फील्ड होगा वो डायरेक्शन की वजह से चेंज नहीं, बल्कि मैग्नीट्यूड की वजह से चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, ये फील्ड लाइन ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम, लेकिन डायरेक्शन उनकी अभी भी एक ही है। सो यहां पर दिस फील्ड विल बी नॉन यूनिफॉर्म, नॉट ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, रादर ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। सो अब अगर यहां पर हम एक पॉइंट चार्ज को प्लेस करते हैं, तो सवाल आपसे ये किया जा रहा है कि क्या ये रेक्टिलिनियर मोशन करेगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा? सो यस, द आंसर इज यस, कि यस, जब आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी ऐसे फील्ड के अंदर प्लेस करोगे कि जिनकी फील्ड लाइंस चेंज नहीं हो रही, फील्ड लाइंस एक कांस्टेंट डायरेक्शन में है, सो जब फील्ड लाइंस एक कांस्टेंट डायरेक्शन में होंगी, सो आपके पास जो चार्ज पार्टिकल होगा वो रेक्टिलिनियर मोशन ही करेगा, बस वो एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, बिकॉज field non-uniform है due to the change in the magnitude of the field. So yes, a point charge, I should say, will move in a straight line, यानी कि rectilinear motion with an accelerated motion, because non-uniform field है ना, कभी field ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। तो जब ज्यादा होगा तो ज्यादा धक्का महसूस होगा चार्ज को, जब कम होगा तो कम धक्का महसूस होगा। लेकिन अगर ज्यादा धक्का महसूस हो चार्ज को या कम, दोनों ही सिचुएशन में उसने स्ट्रेट ही जाना है, बिकॉज फील्ड लाइन जो है वो एक कांस्टेंट डायरेक्शन में है, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो विद एन एक्सेलरेटेड मोशन, as the field is non-uniform due to the change in the magnitude of the field and not its direction. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो ये था हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। Now dear students, let us discuss short question number 3.
नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये कह रहा है कि what is the relationship between voltage and energy, right? Yeah, more precisely, what is the relationship between potential difference and electric potential energy? So, since we know, right, that potential difference is actually work done per unit charge, या work done आपको पता है कि it is a change in the potential energy, or I should say electric potential energy of a charge inside a field between 2 points divided by the charge itself, जिस charge को आप move करवा रहे हो. So, this is the relationship between voltage and potential energy, कि potential energy के अंदर जो change आया है divided by the charge itself, आपको क्या बताता है? Potential difference, या जिसे आप आम बोलचाल में वोल्टेज का लफ्ज भी कह देते हो. ठीक है स्टूडेंट्स? सो the potential difference between 2 points inside the field is actually change in potential energy divided by the charge itself. So this is the relationship between voltage and electric potential energy. Now dear students, move करते हैं question number 4 की तरफ. Question number 4 says voltages are always measured between 2 points. Why? Because the word voltage is actually used for potential difference, or I should say difference in potential, right? और difference के लिए 2 points का होना लाजिम होता है. That is why voltage is always measured between 2 points. So, आंसर आपने कुछ ऐसे लिखना है कि voltage is the difference in the values of the electric potential, right? And difference can only be found out between 2 points. For example, अगर आपको ये oppositely charged parallel plates नजर आ रहे हैं, अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस. सो यहां पर पोटेंशियल की एक वैल्यू है, यहां पर पोटेंशियल की दूसरी वैल्यू है, राइट? सो यहां पर आपके पास इन 2 पॉइंट्स के दरमियान देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, जिसे आप क्या कह देते हो? वोल्टेज कह देते हो, राइट डियर स्टूडेंट्स? सो अगर मैं इस पॉइंट का इस पॉइंट से, या फिर मैं सिंपल कह देता हूं कि इस पॉइंट का मैं इसी से पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करूं, सो वो 0 होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा. सो दैट इज व्हाई वोल्टेज इज ऑलवेज मेजर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स. ठीक है डियर स्टूडेंट्स? नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ आर द यूनिट्स ऑफ वोल्ट एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलेटेड एंड हाउ डू दे डिफर? सो आपने वोल्ट जो आपके पास यूनिट है, राइट, एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन दोनों के दरमियान सिमिलैरिटीज, राइट? सिमिलैरिटीज इन अ सेंस कि ये कैसे रिलेटेड है और ये एक दूसरे से फिर डिफरेंस कैसे है इनका. सो ये हमने यहां पर बयान करना है. तो सबसे पहले तो हम यही इक्वेशन यूज करेंगे जो कि हमने पिछले शॉर्ट क्वेश्चंस में यूज किया, 1-2 शॉर्ट क्वेश्चंस में. अगर आप देख लो यहां पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है वो है वोल्ट, जबकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो कि एनर्जी है उसका यूनिट आपके पास बन जाता है जाउल, राइट? जो कि यहां पर मैंने सिर्फ एनर्जी के टर्म्स में लिखा है और यहां पर चार्ज अपनी जगह पर है. तो यहां पर अगर मैं कहूं, सो वोल्ट इज एक्चुअली नथिंग बट जाउल पर कूलम, राइट डियर स्टूडेंट्स? और यहां पर जाउल की जगह मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकता हूं, राइट? लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे कि यहां पर जो एनर्जी होगी वो जाउल की बजाय 1 जाउल की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तब होगी जब मैं चार्ज को कितना लूंगा? when the charge is actually equal to 1e and the potential difference between the 2 points happens to be equal to 1 volt. ठीक है डियर स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक चार्ज लूं जिसके ऊपर चार्ज की टोटल वैल्यू हो 1e, राइट? एंड देन आई अलाउ इट टू फॉल थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट. सो यहां पर आके उसने जो एनर्जी गेन करनी है, स्पेसिफिकली काइनेटिक एनर्जी गेन करनी है, दैट विल बी इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है डियर स्टूडेंट्स? सो ये आपके पास रिलेशनशिप हुआ चार्ज जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और वोल्ट का आपस में रिलेशनशिप है, राइट डियर स्टूडेंट्स? और अब डिफर कैसे करते हैं? जाहिर सी बात है, डिफर ऐसे करते हैं कि 2 डिफरेंट क्वांटिटीज हैं. एक पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? जबकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एक्चुअली एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, राइट? सो दोनों की डायमेंशंस में फर्क है, दोनों की यूनिट्स में फर्क है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स? नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, जिसके लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ. Now dear students, question number 6 asks, in what region of space is the potential due to non-uniformly charged sphere the same as that of a point charge? And then in what region does it differ from that of the point charge? Now, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर आपको दिया गया है, राइट? और उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की वजह से बनने वाला जो फील्ड है उसके कौन सा रीजन बिल्कुल एग्जैक्टली बिहेव करता है जिस तरह से एक पॉइंट चार्ज का फील्ड होता है,
और उसी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की वजह से जो फील्ड है उसका कौन सा रीजन डिफर करता है फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज। सो हमने वो रीजन बताने हैं। तो सबसे पहले रीजन हमारे पास दो हैं, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का इनसाइड रीजन है, लेट मी कॉल इट रीजन 1, और एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का आउटसाइड रीजन है जिसे मैं रीजन 2 कह देता हूं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और इस केस को हम बड़ी डिटेल से गॉसेस लॉ के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं सबसे पहले इनसाइड रीजन पे आऊं, सो फ्रॉम अ गॉसेस लॉ वी हैव प्रूव्ड दैट इनसाइड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी, राइट, और हर जगह पे पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट, यानी कि डेल्टा वी विल बी इक्वल टू जीरो। डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है, वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज अ सिचुएशन जो कि बिल्कुल बरखिलाफ है किस चीज के, वो उस फील्ड के जो कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से बनता है, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो इन द इनसाइड रीजन ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर द फील्ड विल नॉट बिहेव exactly the same as that of the field of a point charge. So यहां पर ऑलरेडी मैंने लिखा है not same in the inside region. ठीक है dear students. Now dear students, अब आते हैं outside region में, region 2 में। तो region 2 में अगर आप देख लो the field is diverging, और चूंकि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है तो उसके लिए हम इक्वेशन बाकायदा प्रूफ कर गए थे कि पोटेंशियल की जो इक्वेशन है वो बिल्कुल उसी तरह से आ जाती है जिस तरह से एक पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल की वैल्यू होती है। और अगर आप इसको विजुअलाइज करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हो कि इसी पॉइंट चार्ज को बड़ा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और इसने हर डायरेक्शन में ये जो चार्ज है इसने यूनिफॉर्मली फैलना है। सो आप देखोगे कि इससे यही यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ही बन जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो आउटसाइड रीजन के लिए पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्वेशन है और जो स्फीयर के लिए इक्वेशन है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए, वो आपके पास पोटेंशियल ऐसा है दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाय R, where R यहां पर is the distance of any point outside from the center of the sphere. ठीक है dear students? So dear students, inside region में जो field होगा वो exactly behave नहीं करेगा जिस तरह की point charge का field behave करता है, जबकि outside region में the field will behave exactly like the field of a point charge, या फिर आप कह सकते हो कि outside region में the potential, राइट, बिकॉज सवाल जो है वो पोटेंशियल के बारे में पूछा गया है। सो इन द आउटसाइड रीजन द पोटेंशियल विल बी एग्जैक्टली लाइक द पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एक नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के बारे में, जो कि उसी तरह से है, थोड़ा सा डिफरेंस है। कैन द पोटेंशियल ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, देखिए अब नॉन यूनिफॉर्मली है, can the potential of a non-uniformly charged sphere be the same as that of a point charge? Explain. अब हमने क्या करना है कि अब हमने उसी तरह से स्फीयर कंसीडर करना है, लेकिन उसके ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना बल्कि नॉन यूनिफॉर्मली करना है, राइट, मतलब हर जगह पे स्फीयर के सरफेस के ऊपर चार्जेस जो है वो इक्वल मिकदार में नहीं पड़े, राइट। सो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर अ नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इट शुड बी अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, बिकॉज अगर वो स्फीयर कंडक्टिंग होता और आप उसको चार्ज प्रोवाइड करते, सो चार्जेस ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाना था खुद से। अगर तो आप वो अनइक्वल भी करवा देते तो चार्जेस ने खुद से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाना था, और चार्जेस ने किधर आना था, सरफेस के ऊपर। इसको हम डिटेल से डिस्कस कर गए हैं इन द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इट शुड बी अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर हमारे पास दो केसेस बनते हैं। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में हमारे पास दो केसेस बनते हैं। नंबर 1, एक इनसाइड रीजन और एक आउटसाइड रीजन। ठीक है डियर स्टूडेंट, जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा। और फिर हमारे पास इनके अंदर भी दो केसेस बनते हैं। एक हमारे पास ये है कि आप नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर लो, राइट, लेकिन उसको हॉलो लो, अंदर से वो कोकला है, सही है। सो आप क्या करो कि उसके ऊपर चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करो लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली। अगर आप देख लो तो यहां पर मैंने ज्यादा चार्जेस को रखा हुआ है, फिर मैंने कम चार्जेस को रखा हुआ है, लाइक दिस, राइट। सो इनसाइड रीजन में चाहे वो होलो हो या चाहे वो सॉलिड हो, मतलब अंदर से भरा हुआ, तो अंदर से भरा हुआ अगर आप देख लो तो आपने चार्जेस दिए हुए हैं और वो चार्जेस जो है वो अंदर ट्रैप होके रह गए हैं। क्यों? बिकॉज दोनों के दरमियान रिपल्शन तो है। सो ये चार्जेस एक दूसरे से रिपल्शन की वजह से सरफेस पे जाना चाहते हैं, लेकिन सरफेस पे जाने के लिए उन्हें रास्ता प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, बिकॉज इट इज अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो यहां पर अब आपके पास क्या होगा, चाहे सॉलिड हो या चाहे होलो हो, लेकिन इनसाइड रीजन में द पोटेंशियल ड्यू टू
the field of a point charge will not match with the potential of the inside region of a non-conducting sphere या फिर non-uniformly charged sphere. So यहां पर आप कहोगे कि not same. इनसाइड रीजन के लिए बात कर रहा हूं, चाहे सॉलिड हो या चाहे हॉलो हो, लेकिन इनसाइड रीजन में. ठीक है जी स्टूडेंट्स. अब आते हैं आउटसाइड रीजन पे. नाउ आउटसाइड रीजन में हमने क्या करना है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करनी है. वो कैसे करेंगे कि आउटसाइड रीजन में अगर मैं इसी को यूटिलाइज करूं, सो आउटसाइड रीजन में अगर हम कुछ ऐसे कहें कि अगर हमने चार्ज स्फीयर को कुछ ऐसे चार्ज किया, राइट, कि अंदर जो चार्ज पड़ा हुआ है, राइट, लेट मी ड्रॉ इट, वो क्या है, वो है सिमेट्रिक अंडर रोटेशन. राइट, सिमेट्रिक अंडर रोटेशन का क्या मतलब है कि जब हम उसे रोटेट करते हैं लाइक दिस, ठीक है जी, और इन एनी डायरेक्शन, लेकिन रोटेशन के बाद उसकी सिमेट्री में फर्क नहीं आता. सिमेट्री मींस कि अगर यहां पर पहले एक चार्ज हुआ करता था तो रोटेशन के बाद ये वाला चार्ज इधर आ जाता है फिर से, अगर यहां पर फिर से एक चार्ज हुआ करता था तो ये वाला चार्ज इधर आ जाता है. तो सिमेट्री का क्या मतलब है कि आप उसे रोटेट करते चले जाते हो लेकिन उसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फर्क आपको नजर नहीं आ रहा. सो अगर कोई ऐसा नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जो कि सिमेट्रिक हो अंडर व्हाट, अंडर रोटेशन, राइट, सिमेट्रिक अंडर अ रोटेशन, सो याद रखिएगा उसके आउटसाइड रीजन में जो पोटेंशियल होगा या जो फील्ड होगा वो एग्जैक्टली बिहेव करेगा लाइक अ पॉइंट चार्ज. अदरवाइज डियर स्टूडेंट्स, कि अगर तो वो सिमेट्रिक ना हो अंडर अ रोटेशन, सो आउटसाइड रीजन में जो पोटेंशियल की वैल्यूज होंगी वो पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल की वैल्यू के साथ मैच नहीं करेंगी. सो फॉर अ आउटसाइड रीजन the potential यानी कि V may be same to that of the point charge if the charge distribution is symmetric under rotation. ठीक है dear students. So this was our short question number 7. अब चलते हैं short question number 8 की तरफ, जिसके लिए हम मूव करेंगे अपने पहले बोर्ड की तरफ. Now dear students, let us discuss question number 8. Now question number 8 says, what is an equipotential line एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसको हम बड़ी डिटेल के साथ चैप्टर में समझ गए हैं. नाउ इक्विपोटेंशियल लाइन किसे कहते हैं, वो लाइन जिसके ऊपर तमाम पॉइंट्स की ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, सेम. फॉर एग्जांपल अगर ये मैं एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कंसीडर करूं, राइट, और इसके अराउंड में एक सर्कल ड्रॉ कर लूं, सो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल की वैल्यू है KQ डिवाइडेड बाय R, राइट डियर स्टूडेंट्स. सो इस पॉइंट का यहां से जो फासला है वो है R. सिमिलरली इस पॉइंट का यहां से जो फासला है वो है R. आई मीन इस लाइन के ऊपर जितने भी आपको ये ब्लैक पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, हर एक पॉइंट का सेंटर से फासला है R, और K और Q की वैल्यू भी कांस्टेंट है. सो इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हुई, सेम. सो इन तमाम पॉइंट से मिलने वाला जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल लाइन. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. और अगला जो आपसे पूछा गया है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस. ना चूंकि आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज का फील्ड जो है वो डाइवर्जिंग फील्ड होता है इन ऑल द 3 डायमेंशंस. सो यहां पर अब आप क्या कर लो कि इसी सर्कल को एक तीसरा डायमेंशन भी दे दो, यानी कि इसका स्फीयर बना दो, तो उस स्फीयर के ऊपर भी हर एक पॉइंट का सेंटर से फासला सेम रहेगा. तो ऐसे सरफेस को हम कह देते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस. सो ऑल यू हैव टू डू इज टू से कि द सरफेस, इंस्टेड ऑफ लाइन यू विल से सरफेस ऑन विच ऑल द पॉइंट्स have the same value of potential will be called as equipotential surface. ठीक है dear students. Now let us move on to the next question. Now next question आपसे पूछ रहा है, can different equipotential lines cross each other? Explain. क्या दो equipotential lines एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं? So the answer is no. Equipotential lines can never cross each other because अगर वो क्रॉस कर गए, so जिस पॉइंट पे वो क्रॉस कर रहे हैं उस पॉइंट पे पोटेंशियल की 2 वैल्यूज हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि उनको इक्विपोटेंशियल लाइंस का दर्जा ही नहीं देगा अगर तो वो क्रॉस कर गए. फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पर देख लो, दिस इज वन इक्विपोटेंशियल लाइन, राइट. सो देयर विल बी अनदर इक्विपोटेंशियल लाइन, लेट अस से दिस इज अनदर इक्विपोटेंशियल लाइन, राइट. सही है. सो ये वाला लाइन अगर इसको किसी भी पॉइंट पे क्रॉस कर गया, लेट अस से यहां पर एक लाइन ऐसे क्रॉस कर गया, सो जहां पर वो क्रॉस करेंगे, सो आप देखोगे कि ब्लैक लाइन जो आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर पोटेंशियल की एक वैल्यू है,
जबकि ब्लू लाइन पर पोटेंशियल की दूसरी वैल्यू है। सो जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर पोटेंशियल की दो वैल्यूज हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. So question number 10 says water has a large dielectric constant but is rarely used in capacitors. Explain. हमने ये पढ़ा कि अगर हमारे पास कैपेसिटर हो जो कि एक्चुअली अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स होते हैं लाइक दिस, राइट, वन पॉजिटिव द अदर नेगेटिव, और दरमियान में एक फील्ड एस्टेब्लिश होता है। सो अगर हम क्या कहते हैं कि वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो हम यहां पर कैपेसिटर की चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी को ज्यादा करवा सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि जितना ज्यादा आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम को पुट करोगे जिसकी एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा हो, सो आपके पास जो चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी है वो भी एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। और चूंकि वाटर की एप्सिलॉन आर की वैल्यू ज्यादा है, इसकी डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू ज्यादा है, सो इसे कैपेसिटर के अंदर क्यों यूज नहीं किया जा सकता। सो इसके लिए मुख्तलिफ रीजंस हैं जिसको डिस्कस करने के लिए हम जाते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस द रीजंस। सो फर्स्ट रीजन इज कि इट आयोनाइजेस वेरी क्विकली व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द फील्ड्स। देखिए हम यहां पर प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, बिकॉज डाइलेक्ट्रिक हमेशा एक इंसुलेटिंग मटेरियल होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइलेक्ट्रिक is actually an insulating material having the ability to be polarized। ठीक है जी, लेकिन जब हम वाटर को दो प्लेट्स के दरमियान प्लेस करते हैं कैपेसिटर की, राइट, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, और यहां पर हम वाटर को एज अ मीडियम प्लेस करें, सो वाटर इतना ज्यादा पोलराइज हो जाता है, राइट, अगर हम यहां पर कहें कि ये आपके पास वाटर की पोलराइजेशन, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सो वाटर की पोलराइजिंग एबिलिटी इतनी ज्यादा है कि यहां पर आइंस बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर ये बॉन्ड्स टूट गए तो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस बन जाएंगे, और जब पॉजिटिव नेगेटिव फ्री आइंस बन जाएंगे, राइट, आपने उनको इतना पोलराइज कर दिया कि वो टूट गए, तो उनकी जब आइंस बनेंगी सो दरमियान में आपके पास कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये नेगेटिव आपके पास पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगे और ये पॉजिटिव उस तरफ, सो दरमियान में आपके पास कंडक्शन शुरू हो जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते। सो कैपेसिटर को जितना हमने चार्ज किया होगा वो अंदर ही क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, राइट। सो दैट इज व्हाई इट आयोनाइजेस वेरी क्विकली। इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मींस कि कोई कितना जल्दी टूट जाता है पोलराइजेशन की वजह से, उसके आइंस कितने जल्दी बनते हैं। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो ज्यादा है वाटर का, लेकिन उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू कम है, वो अपने आप को होल्ड नहीं रख पाता और जल्दी ही आइंस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। और जब आइंस में कन्वर्ट हो जाता है तो दरमियान में आपके पास कंडक्शन शुरू हो जाएगी दो प्लेट्स के दरमियान, जो कि हम नहीं चाहते। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, द सेकंड वन इज कि इट आयोनाइजेस मटेरियल। फॉर एग्जांपल यहां पर आपने दरमियान में वाटर प्लेस कर दिया, अब चूंकि ये जो प्लेट्स हैं ये मेटल है, राइट डियर स्टूडेंट्स, और वाटर चूंकि हमारे पास एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वो आपके पास क्या कर सकता है, वो तमाम चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व करने की कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी रखता है। सो आप देखोगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इन प्लेट्स के ऊपर से कुछ ना कुछ आइंस जो है वो क्या होंगे, वो लीक होंगे इनटू द वाटर, राइट, जो कि वाटर की प्योर वाटर की बजाय क्या बना देंगे, एक तरह से मिनरल वाटर जो कि कंडक्शन कर सकता है, राइट, उसके अंदर आइंस भर जाएंगे और वो आइंस कंडक्शन जो है वो कर सकेंगे। सो दैट इज व्हाई, दैट इज आल्सो द सेकंड रीजन कि हम क्या करते हैं, हम वाटर को एज अ डाइलेक्ट्रिक यूज नहीं करते। फिर आपके पास तीसरा रीजन, इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ कोरोजन, राइट, जिसे हम उर्दू में जंग कहते हैं। ठीक हुआ जी स्टूडेंट्स। सो ये क्या करता है, मेटल प्लेट्स के साथ जब कांटेक्ट में आता है तो ये उसकी कोरोजन कॉज करता है। सो दिस इज आल्सो द रीजन कि जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, वाटर को एज अ डाइलेक्ट्रिक यूज नहीं करते। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टर। जिस तरह हमने कहा कि हम कैपेसिटर को हमेशा चार्ज करते हैं थ्रू रेजिस्टर and charge. Explain why the potential difference across the resistor decreases with the time during the charging. अब आपने क्या एक्सप्लेन करना है, आपने ये एक्सप्लेन करना है कि जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे और कैपेसिटर के ऊपर चार्जेस आते जाएंगे तो वक्त के गुजरने के साथ साथ जैसे ही चार्जिंग का प्रोसेस जारी है, सो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जो रेजिस्टर के क्रॉस है वो डिक्रीज होता चला जाता है। सो हमने ये बताना है कि वो क्यों डिक्रीज हो रहा है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। Since we know that the charges, जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, सो क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल इधर से क्या करेगा, नेगेटिव चार्जेस को निकालेगा और इस रेजिस्टर के थ्रू उधर क्या करेगा, पेस्ट करवाएगा। सो इधर पॉजिटिव चार्ज आता जा रहा है और इधर नेगेटिव चार्ज आता जा रहा है, और वो नेगेटिव चार्जेस को इधर से इधर तक थ्रू रेजिस्टर मूव करवाया जा रहा है,
राइट डियर स्टूडेंट। अब हमें पता है कि जो वोल्टेज सोर्स है यहां पर वो बराबर होगा इज इक्वल टू व्हाट, लेट मी राइट इट ओवर हियर ताकि क्लियर हो जाए। द वोल्टेज सोर्स, द वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स will be equal to the potential difference between this point and this point, यानी कि VR and the potential difference across the capacitor यानी कि VC. So we know that it is actually equal to VR plus VC. Right dear students? लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ VC में इजाफा होता जाएगा। So जब VC में इजाफा होता जाएगा, क्यों? Because प्लेट्स के ऊपर चार्जेस आते जा रहे हैं और जब प्लेट्स के ऊपर चार्जेस आते जाएंगे सो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। सो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बढ़ता चला जाएगा। राइट डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देख लो सो Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। दिस इज द इक्वेशन फॉर चार्जिंग। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू CV, Q नॉट विल बी इक्वल टू CV नॉट, C और C कैंसिल हो गए। आपके पास वोल्टेज का जो यहां पर डेवलप होता जाएगा कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाएगा वक्त के गुजरने के साथ साथ। सो जब आप वक्त के गुजरने के साथ साथ यहां पर वोल्टेज को देखोगे तो इस वोल्टेज ने बढ़ना है। दिस इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। जब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इसने कम होना है, बिकॉज इन दोनों का सम हमेशा इस बैटरी के कांस्टेंट वोल्टेज के बराबर आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहां पर अगर इसने बढ़ना है तो इसने क्या होना है? कम होना है। सही है। सो अब इसको अगर मजीद डिटेल में लेकर जाए तो आप इस तरह भी कह सकते हो फ्रॉम ओम्स लॉ, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो, जो अगर आप मैट्रिक में पढ़ भी चुके हो, वी नो दैट VR इज इक्वल टू IR। राइट स्टूडेंट्स। एंड चूंकि VC इज एक्चुअली, अगर मैं यहां से लिखूं Q इज इक्वल टू CV से, सो VC विल बी एक्चुअली इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C। सो यहां पर मैं क्या पुट कर सकता हूं? Q डिवाइडेड बाय C। राइट स्टूडेंट्स। अब अगर आप देख लो, राइट, इन दोनों का सम हमेशा V के बराबर आना चाहिए, जो कि एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। राइट। अब अगर आप सिंपली इसको देख लो सो C कांस्टेंट है, बिकॉज एक कांस्टेंट कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर कनेक्टेड है। राइट। और जब C कांस्टेंट है तो वक्त के गुजरने के साथ साथ हमें पता चल रहा है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ये जो चार्ज है ये बढ़ता जा रहा है, और जब ये चार्ज बढ़ता जा रहा है तो ये वैल्यू एज अ होल क्या हो रही है? बढ़ रही है, यानी कि VC बढ़ रहा है। और जब ये वैल्यू एज अ होल बढ़ रही है सो यहां पर जो वैल्यू है इसने एज अ होल क्या होना है? कम होना है। अब इसने कैसे कम होना है? रेजिस्टर तो आपके पास एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस वाली वैल्यू का है, सो R कांस्टेंट है, लेकिन करंट क्या हो रहा है? करंट कम हो रहा है, और करंट की कमी की वजह से आपके पास VR में क्या हो रही है? कमी आ रही है। सो दैट इज व्हाई विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग the potential difference across the resistor decreases because the current flowing through it decreases. Now why the current flowing through it decreases? Because जितना चार्जेस इधर से आ रहे हैं और उधर एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, सो मजीद चार्जेस जब इधर आते हैं तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान यहां पर रिपल्शन है। सो उस रिपल्शन की वजह से यहां पर द रेट एट विच द चार्जेस आर फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर डिक्रीजेस। सो द रेट एट विच द चार्जेस फ्लो थ्रू द रेजिस्टर डिक्रीजेस इज करंट। सो करंट जब डिक्रीज होगा तो इस वैल्यू ने एज अ होल डिक्रीज होना है। क्यों? बिकॉज यहां पर चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो दिस वाज द रीजन कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग आपके पास रेजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसने डिक्रीज होना है। नाउ डियर स्टूडेंट्स लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके लिए हम चलते हैं अपने अगले बोर्ड की तरफ। So dear students, let us discuss question number 12. Now question number 12 is very simple. It asks that sketch a graphs of potential difference against time for a charging and for a discharging of a capacitor. So हमें पता है कि आपके पास क्या है? चार्ज और टी के दरमियान ये ग्राफ है, लेकिन आपसे क्या पूछा गया है कि प्लेट्स के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है उस पोटेंशियल डिफरेंस का क्या करें? टाइम के अगेंस्ट ग्राफ ड्रॉ करें। तो याद रखिएगा अगर चार्ज का ये है सो पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन भी आपके पास इसी तरह ही बनता है, वो भी एक्सपोनेंशियली ही डेवलप होगा। सो यहां पर Q की जगह आप V लिख सकते हो, सिमिलरली यहां पर आप Q की जगह V लिख सकते हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो दिस विल बी द ग्राफ फॉर चार्जिंग। राइट। यहां पर अगर आपको याद है तो 63.2% चार्ज था, लेकिन यहां पर हम वोल्टेज अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलप होगा, राइट, विद द पैसेज ऑफ टाइम। जबकि दिस इज अ ग्राफ फॉर डिस्चार्जिंग, स्लोली एंड ग्रेजुअली उसने क्या होना है? कम होना है, पोटेंशियल डिफरेंस नीचे की तरफ आ रहा है। सो यहां पर हम कहेंगे V इज इक्वल टू V नॉट ई की पावर माइनस टी बाय RC, जिस तरह से हमने पिछले
शॉर्ट क्वेश्चन में इसको क्या किया, डिराइव किया। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज compare the formula for the capacitors in series and parallel with those for the resistors in series and parallel and explain why the pattern is different। तो सिंपल आपसे है कि एक रेजिस्टर्स है और एक आपके पास है कैपेसिटर्स, और रेजिस्टर्स को आप क्या पढ़ चुके हो, मैट्रिक में पढ़ चुके हो, और इसको आप नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ने वाले हो। आपने क्या करना है, दोनों रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स को जब आप पैरेलल और सीरीज में कनेक्ट करते हो तो उनके इक्विवेलेंट जो रेजिस्टर्स है और कैपेसिटेंसेस है उनके फॉर्मूलों को कंपेयर करना है, राइट। तो सिंपल, अगर मैं सीरीज और पैरेलल कहूं, सो सीरीज के लिए अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं तो मेरे पास ये फार्मूला बनता है, जबकि रेजिस्टर्स के लिए ये फार्मूला बनता है। सो फॉर अ सीरीज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 ओवर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल टू 1 ओवर ऑल द कैपेसिटर्स और उनका सम। सिमिलरली यहां पर सिंपल एडिशन है। और अगर पैरेलल के लिए बात करूं तो पैरेलल की हम कैपेसिटर की सिंपल एडिशन है, लेकिन रेजिस्टर्स के लिए क्या है, रेसिप्रोकल एडिशन है। तो हम यहां पर एक पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं, वो ये है कि फॉर अ सीरीज कॉम्बिनेशन our equivalent will be greater than all the resistors connected in series, right dear students, and for a series combination C equivalent will be less than all the capacitors connected in series। Similarly आप parallel के लिए कह सकते हो कि for a parallel combination R equivalent यानी कि resistors के लिए जो equivalent होगा वो less होगा than all the resistors, यानी सर्किट की overall resistance कम होगी अगर आपने resistors को पैरेलल में कनेक्ट किया, राइट, बिकॉज चार्ज के फ्लो के लिए मुख्तलिफ रास्ते हैं। सिमिलरली यहां पर जब हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स की बात करें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो ज्यादा हो जाता है ओवरऑल सर्किट का, बिकॉज आपके पास क्या हुआ है कि वो फॉर्मूला आपके पास इस तरह से, अगर आप देख लो, सिंपल एडिशन है। सो ये आपने एक्सप्लेन करना है डिटेल के साथ। Now dear students, let us move on to the last question, that is explain why capacitors are of little use for a storage of energy for a normal domestic purposes of lighting, heating or so on। चूंकि कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, राइट, सो उसको फिर हम नॉर्मल डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए क्यों यूज नहीं करते। सो द सिंपल आंसर इज कि कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होता है सो वो हमें एक वैरिइंग करंट प्रोवाइड करता है, वो हमें एक चेंजिंग करंट प्रोवाइड करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देख लो सो यहाँ पर एक चेंजिंग वोल्टेज है, एक कांस्टेंट वोल्टेज नहीं है, अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा। सो एक चेंजिंग वोल्टेज या चेंजिंग करंट जो वो फराहम करता है वो हमारे अप्लायंसेस के लिए जो हम डेली अपने डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज करते हैं उसके लिए मौजू नहीं है, बिकॉज हमारी जो अप्लायंसेस है उनको एक कांस्टेंट वोल्टेज की फराहमी जो है वो यकीनी बनाना हमारे लिए जरूरी है। दैट इज व्हाई हम कैपेसिटर को अपने डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए या डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकते। हमारे अप्लायंसेस में जो हमारे घर में यूज होते हैं, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में ये यूज होता है इन मैनी प्लेसेस, राइट, उसके पर डिफरेंट रीजंस हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 11 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को यानी कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।